नोकिया, ये नाम सुनते ही शायद आप अपने पुराने फोन को याद करते होंगे। वो मजबूत 3310 जिसकी बैटरी कभी खत्म ही नहीं होती थी और हजारों बार गिरने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन क्या हुआ उस कंपनी का जिसने एक वक्त फोन्स की दुनिया पर राज किया था। सबको लगता है कि नोकिया का जमाना खत्म हो चुका है, खासतौर से 2008 के बाद, जब आईफोन और एंड्रॉयड जैसे स्मार्टफोन्स ने दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू किया था। पर क्या नोकिया की कहानी सच में खत्म हो चुकी है? नहीं दोस्तों, नोकिया ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसे फिर से टेलीकॉम की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ, जो लोग इस ब्रांड को भुला चुके थे वो अब फिर से नोकिया का नाम सुन रहे हैं। और इसका कारण है नोकिया की 5G टेक्नोलॉजी में शानदार वापसी। नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स और एक नई लीडरशिप के साथ नोकिया ने साबित कर दिया है कि वह अभी भी इंडस्ट्री का एक शक्तिशाली खिलाड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर कैसे एक ऐसी कंपनी जो लगभग बर्बाद हो चुकी थी, उसने इतना बड़ा कमबैक कैसे किया? इस वीडियो में हम जानेंगे नोकिया की इस अद्भुत वापसी की कहानी। क्या आप सोच सकते हैं कि आज की टेलीकॉम कंपनी नोकिया कभी कागज और रबर के जूते बनाती थी? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन नोकिया का सफर यहीं से शुरू हुआ था। 90 के दशक में नोकिया ने एक बोल्ड कदम उठाते हुए टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री ली और यहीं से इसकी असली उड़ान शुरू हुई। अब जरा ये सोचिए, 1996 में नोकिया का रेवेन्यू 8.7 बिलियन डॉलर था और फिर मोबाइल की दुनिया में ऐसा दबदबा बनाया कि 2008 तक ये आंकड़ा 74 बिलियन डॉलर को पार कर गया। नोकिया के फोन्स ने दुनिया को वो ड्यूरेबिलिटी, मजबूती और भरोसा दिया जो शायद ही किसी और कंपनी ने दिया हो। हर कोई इसकी स्टडी डिजाइन और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी का फैन था। लेकिन टेक्नोलॉजी बदलते ही नोकिया के सामने असली चुनौतियां खड़ी हो गईं। जो मजबूती कभी इसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही अब इसके लिए बोझ बन चुकी थी। आईफोन ने स्लीक डिजाइन, टच स्क्रीन और सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस को इंट्रोड्यूस किया जो उस समय के सभी फोन से बिल्कुल अलग था। लोग इस नए डिवाइस को देखकर हैरान रह गए थे। आईफोन ने ट्रेडिशनल मोबाइल फोन्स की परिभाषा को ही बदल दिया। लेकिन दूसरी तरफ नोकिया, जो उस वक्त मोबाइल इंडस्ट्री का किंग था, उसने इस नए प्लेयर को सीरियसली लिया ही नहीं। उन्हें लगा कि आईफोन की टच स्क्रीन प्रैक्टिकल नहीं है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी होगी। नोकिया के इंजीनियर्स ने तो ये तक कहा कि आईफोन हमारे ड्रॉप टेस्ट को पार ही नहीं कर सकता। लेकिन असल समस्या ये थी कि नोकिया ट्रेंड को समझ ही नहीं पाया। लोग अब मजबूत फोन्स की बजाय पतले और स्टाइलिश फोन्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। नोकिया अभी अपनी इसी गलतफहमी में था कि इसी बीच आईफोन ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। यूजर्स को टच स्क्रीन का नया एक्सपीरियंस इतना पसंद आया कि स्मार्टफोन की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। इतना कुछ होने के बाद भी नोकिया ने इसे एक टेम्परेरी ट्रेंड समझकर इग्नोर कर दिया, जबकि असल में ये कोई ट्रेंड नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी शिफ्ट था। लगभग 1 साल बाद नोकिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि यही अब मोबाइल मार्केट का फ्यूचर है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आईफोन ने मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया था और बाकी कंपेटिटर्स भी स्मार्टफोन बनाने की होड़ में लग चुके थे। उदाहरण के लिए 2008 में HTC और गूगल ने मिलकर दुनिया का पहला एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन T-Mobile G1 लॉन्च किया, जो आईफोन का सीधा सीधा कंपेटिटर था। अब सवाल ये था कि नोकिया इस बदलते दौर में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि नोकिया के लिए चुनौती अब सिर्फ आईफोन के साथ नहीं थी, बल्कि एंड्रॉयड के साथ आने वाले नए नए प्लेयर्स के साथ भी थी। इन टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स ने पूरी मोबाइल मार्केट को ही बदल दिया था और अब नोकिया को इस बदलाव के साथ अडेप्ट करना जरूरी था। टफ कंपटीशन के बीच आखिरकार नोकिया ने जवाब देने का फैसला किया। साल 2009 में नोकिया ने N99 नाम से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसे उन्होंने आईफोन किलर के रूप में प्रमोट किया था। N99 नोकिया की आईफोन को टक्कर देने की पहली कोशिश। N97 में टच स्क्रीन के साथ साथ स्लाइड आउट कीबोर्ड भी था, जो उस वक्त एक यूनिक फीचर माना जा रहा था। इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा, GPS और आईफोन से 2 गुना ज्यादा स्टोरेज दिया गया था। नोकिया को इस फोन से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। जहां आईफोन ने यूजर्स को एक स्मूथ एक्सपीरियंस देने पर फोकस किया था, वहीं N97 की टच स्क्रीन बेहद अनरिस्पॉन्सिव थी। इसके अलावा स्लाइड आउट कीबोर्ड, जो इस फोन का सबसे मेन फीचर था, वो भी पूरी तरह फेल हो गया। वैसे तो N99 में कई खामियां थीं, लेकिन इसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण था इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन।
सिम्बियन ओएस नोकिया की सबसे बड़ी गलती। अगर नोकिया चाहता तो बदलते ट्रेंड को देखकर अपने स्मार्टफोन्स के लिए एंड्रॉयड को चुन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सिम्बियन ओएस नोकिया के पुराने फोन्स में इस्तेमाल होता था और 2009 के स्मार्टफोन्स के सामने यह पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका था। ये न सिर्फ बेहद कॉम्प्लेक्स था, बल्कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की भी कमी थी। थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स के लिए सिम्बियन पर ऐप बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि N97 के लॉन्च के दौरान नोकिया के ऑनलाइन ऐप स्टोर में सिर्फ 500 एप्लीकेशंस उपलब्ध थीं, जबकि उस वक्त एप्पल के ऐप स्टोर में 1 लाख से ज्यादा ऐप्स आ चुकी थीं। ऐसे में लोगों का N99 में इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा। इस कंपनी ने सोचा था कि उनका ये स्मार्टफोन आईफोन को टक्कर देगा, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। लेकिन नोकिया की जबरदस्त ब्रांडिंग और टॉप नॉच हार्डवेयर क्वालिटी के बावजूद N99 बुरी तरह से फेल हो गया। इस असफलता की वजह से कंपनी के रेवेन्यू को जबरदस्त झटका लगा। पहली बार कंपनी को एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी के इस नए दौर में वह काफी पीछे छूट चुकी है। नोकिया की सबसे बड़ी कमजोरी सिम्बियन ओएस, जो कभी नोकिया की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, वही अब इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। बेसिकली कंपनी के अंदर अब सब कुछ नए सिरे से शुरू करने की जरूरत थी। स्टीफन इलॉप बने नोकिया के नए सीईओ। इसी दौरान नोकिया ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्टीफन इलॉप को नया सीईओ बना दिया। इलॉप पहले माइक्रोसॉफ्ट में बिजनेस डिवीजन के हेड रह चुके थे। उन्हें नोकिया में एक चेंज एजेंट के तौर पर लाया गया था। उम्मीद थी कि वो नोकिया को एक नई दिशा देंगे। कंपनी के बिगड़ते हालात को देखते हुए इलॉप ने अपने पहले ही दिन सभी एम्प्लॉइज के साथ एक अनिवार्य मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उन्होंने एक फेमस स्पीच दी, जिसे बर्निंग प्लेटफॉर्म स्पीच कहा जाता है। इस स्पीच में इलॉप ने कहा, हम एक जलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट को इतनी तेजी से बदल दिया है जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। एप्पल ने स्मार्टफोन मार्केट को रीडिफाइन कर दिया है और डेवलपर्स को एक पावरफुल इकोसिस्टम में खींच लिया है। उन्होंने सिम्बियन ओएस की कमियों को भी उजागर किया और बताया कि यह अब मॉडर्न स्मार्टफोन्स के लिए उपयुक्त नहीं है। इलोप का कहना था कि अब यह लड़ाई सिर्फ डिवाइसेस की नहीं रही, बल्कि इकोसिस्टम का युद्ध बन चुकी है। इसमें शामिल हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेवलपर्स, एप्लीकेशन। इलॉप की स्पीच ने नोकिया के एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स के बीच हलचल मचा दी, लेकिन असली झटका तब लगा जब यह स्पीच लीक हो गई और पब्लिक में फैल गई। नतीजा, नोकिया की ब्रांड इमेज को जबरदस्त नुकसान हुआ। ग्राहकों और शेयर होल्डर्स का भरोसा कम होने लगा। नोकिया के स्टॉक्स तेजी से गिरने लगे। इलोप का सबसे बड़ा फैसला सिम्बियन को छोड़कर नया ऑपरेटिंग सिस्टम चुनना। इलोप का मकसद नोकिया को इस संकट से बाहर निकालना था, इसलिए उन्होंने एक बड़ा और जोखिम भरा फैसला लिया। सिम्बियन को धीरे धीरे बंद किया जाएगा और नोकिया एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर शिफ्ट होगा। सबसे बड़ा सवाल, सिम्बियन की जगह कौन सा ओएस आएगा? 2011 में एंड्रॉइड पहले से ही तेजी से बढ़ रहा था और यह आईओएस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका था। तो क्या नोकिया को एंड्रॉइड के साथ जाना चाहिए था? हाँ, अगर नोकिया ने एंड्रॉइड अपनाया होता तो शायद आज भी वह स्मार्टफोन मार्केट का बादशाह होता। लेकिन इलोप की नजर कहीं और थी। नोकिया ने एंड्रॉइड को छोड़कर विंडोज ओएस क्यों चुना? इलोप चाहते थे कि नोकिया के पास एक एक्सक्लूसिव ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे आईफोन के पास आईओएस था। एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था जिसे कोई भी कंपनी इस्तेमाल कर सकती थी। इसके अलावा इलोप का माइक्रोसॉफ्ट के साथ पहले से ही गहरा रिश्ता था। यही वजह थी कि उन्होंने विंडोज फोन ओएस को नोकिया का एक्सक्लूसिव ओएस बना दिया। फरवरी 2011 में इलोप ने घोषणा की कि सिम्बियन को धीरे धीरे बंद किया जाएगा और अब से नोकिया के सभी नए स्मार्टफोन्स विंडोज ओएस पर चलेंगे। इलोप के इस फैसले ने नोकिया को एक नए रास्ते पर तो डाल दिया, लेकिन यह रास्ता उम्मीदों से कहीं ज्यादा मुश्किलों से भरा था। 2011 के अंत में नोकिया ने 2 नए मॉडल लॉन्च किए, लूमिया 800 और लूमिया 700 डन। ये दोनों स्मार्टफोन्स विंडोज 7.5 मैंगो ओएस पर चलते थे। नोकिया को उम्मीद थी कि ये फोन्स उसे फिर से मार्केट में खड़ा कर देंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। विंडोज फोन का इंटरफेस यूजर्स को पसंद ही नहीं आया। एंड्रॉइड और आईओएस की तुलना में यह बहुत कॉम्प्लेक्स और अनइंट्यूटिव था। विंडोज फोन की कई टेक्निकल लिमिटेशंस थीं। सिर्फ सिंगल कोर प्रोसेसर सपोर्ट करता था, जबकि एंड्रॉइड और आईफोन ड्यूल क्वाड कोर पर शिफ्ट हो चुके थे। कोई फ्रंट कैमरा नहीं था, जबकि उस वक्त यह यूजर्स की जरूरत बन चुका था। सबसे बड़ी दिक्कत विंडोज फोन में एप्स की कमी थी। डेवलपर्स इस नए विंडोज प्लेटफॉर्म में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। सिम्बियन की तरह विंडोज फोन में भी बहुत कम एप्स थे। नोकिया की आखिरी लड़ाई भी हार गई। यूजर्स और डेवलपर्स दोनों ने विंडोज फोन को नकार दिया। नोकिया की हालत और ज्यादा खराब
होती चली गई। 2013 तक नोकिया की मार्केट शेयर सिर्फ 3% रह गई। एक समय था जब नोकिया पूरी दुनिया के 50% से ज्यादा मोबाइल मार्केट पर राज करता था, लेकिन 2013 तक यह घटकर सिर्फ 3% रह गया। एलोप का जो फैसला नोकिया को बचाने के लिए लिया गया था, वही अब इसे डुबो रहा था। नोकिया लगभग खत्म होने के कगार पर आ चुका था। नोकिया के सामने वित्तीय समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ गई थीं कि उन्होंने अपना सबसे कीमती डिवीजन मोबाइल डिवाइसेस एंड सर्विसेज को बेचने का मन बना लिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने 2013 में नोकिया के इस डिवीजन को $7.2 अरब में खरीद लिया। जो अभी तक नोकिया के सीईओ थे, अब माइक्रोसॉफ्ट के इस नए ग्रुप के प्रेसिडेंट बन गए। इस अधिग्रहण एक्विजिशन के साथ नोकिया के कई महत्वपूर्ण लीडर्स भी माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हो गए। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लूमिया सीरीज के अलग अलग स्मार्टफोन्स लॉन्च किए, लेकिन हकीकत में यह अधिग्रहण एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। लगभग 1 साल कोशिश करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इस मोबाइल बिजनेस को शटडाउन करने का फैसला किया। अब जाकर नोकिया को अक्ल आई, जिसके बाद उन्होंने एंड्रॉइड फोन्स बनाना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्केट के अन्य खिलाड़ी अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में नोकिया से बहुत आगे निकल चुके थे और एंड्रॉइड स्पेस में चीनी कंपनियों ने अपनी मोनोपोली स्थापित कर ली थी। नोकिया ने कई सालों तक कोशिश की, लेकिन वह कभी भी इन नए प्लेयर्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाया। धीरे धीरे इसका मार्केट शेयर गिरता गया और नए स्मार्टफोन्स की चकाचौंध में लोग नोकिया को भूल गए। इस डाउनफॉल के साथ एक युग का अंत हो गया। जो कंपनी कभी मोबाइल फोन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम हुआ करती थी, वह अब मार्केट से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। लोगों ने भी मान लिया कि नोकिया अब खत्म हो चुका है। लेकिन क्या यह नोकिया की कहानी का अंत था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस कंपनी के पास अभी भी एक ऐसा डिवीजन था जो उम्मीद की किरण साबित हो सकता था। इस डिवीजन का नाम था NSN, नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स, जो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा था। दरअसल 2014 में जब स्टीफन इलोप नोकिया को बर्बाद करने में लगे हुए थे, तब कंपनी ने एक बोल्ड स्टेप उठाते हुए राजीव सूरी को नया सीईओ बना दिया। राजीव सूरी इस कंपनी के लिए कोई नए अधिकारी नहीं थे, बल्कि उन्होंने नोकिया को 1990 में ज्वाइन किया था और 2009 से NSN डिवीजन के सीईओ के रूप में काम कर रहे थे। यही राजीव सूरी थे जिन्होंने NSN डिवीजन को प्रॉफिटेबल बनाया था। ऐसे में उनके अनुभव को देखते हुए इस डूबती हुई कंपनी को बचाने की जिम्मेदारी सूरी को सौंप दी गई। राजीव सूरी का विजन बेहद स्पष्ट था। वह जानते थे कि स्मार्टफोन के क्षेत्र में नोकिया के लिए वापसी बहुत मुश्किल होने वाली है, इसलिए उन्होंने नेटवर्क सॉल्यूशंस और 5G टेक्नोलॉजी पर फोकस करने का फैसला किया। सूरी ने एक ऐसा रास्ता चुना जो ज्यादा फैंसी तो नहीं था, लेकिन कंपनी को स्टेबल जरूर कर सकता था। इसी विजन के साथ नोकिया ने अपने रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा 5G नेटवर्क्स के रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर दिया। इसी इन्वेस्टमेंट की बदौलत 2018 में नोकिया ने अपनी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू पेश की, जो थी रीफ शार्क चिपसेट। इन चिप्स का इस्तेमाल 5G नेटवर्क इक्विपमेंट में किया जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो यह चिप्स बेस स्टेशन और एंटेना में लगाई जाती है, जो 5G सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव करती हैं। रीफ शार्क चिपसेट का मुख्य काम है डेटा को तेजी से प्रोसेस करना, नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ाना ताकि ज्यादा डिवाइसेस को बेहतर कनेक्टिविटी और तेज स्पीड मिल सके। रीफ शार्क की बैंडविड्थ 84 Gbps तक पहुंच सकती थी, जो दूसरी 5G चिप्स की तुलना में 3 गुना तेज थी। सिर्फ यही नहीं, यह 50% छोटी और पावर कंजम्पशन को 64% तक कम कर रही थी। इन्हीं खूबियों के चलते टेलीकॉम कंपनियों ने नोकिया की इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अपनाना शुरू कर दिया। रीफ शार्क चिपसेट्स ने नोकिया को अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हुआवे और एरिक्सन से अलग खड़ा कर दिया, जबकि यह दोनों पहले से ही इस मार्केट के वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स थे। नोकिया ने दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की। AT&T, वोडाफोन, NTT डोकोमो, जापान की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी। सीधे शब्दों में कहें, नोकिया अपनी 5G टेक्नोलॉजी बेचता है और बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां इसे अपने नेटवर्क्स में इस्तेमाल करती हैं। 2020 तक नोकिया 100 से भी ज्यादा टेलीकॉम कंपनियों के साथ डील कर चुका था। 2024 तक यह संख्या 300 से भी ऊपर पहुंच गई। नोकिया आज चीन को छोड़कर बाकी ग्लोबल 5G मार्केट के 29% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के हर 100 में से 29 नेटवर्क्स नोकिया की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन डील्स के जरिए नोकिया ने अरबों रुपए कमाए और खुद को फिर से फाइनेंशियली मजबूत बनाया। नोकिया का
रेवेन्यू जो कभी गिरकर $14 बिलियन से नीचे आ गया था 2022 में लगभग 2 गुना होकर $26 बिलियन को पार कर गया। नोकिया की वापसी का श्रेय किसे जाता है? राजीव सूरी के विजन और डेडिकेशन को। राजीव सूरी की लीडरशिप में 5G में इन्वेस्ट करना नोकिया के लिए सबसे बड़ी जीत साबित हुई। दोस्तों, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।